हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। आज हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका मिलर इंडिसेस का। ठीक है, कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमें इसके अंदर एक्चुअली में लिखना क्या है। सबसे मेन पॉइंट इसके ये है कि हमें इसके अंदर लिखना क्या है और पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। मिलर इंडिसेस का क्वेश्चन आता है कि मिलर इंडिसेस क्या है, प्लेन के फॉर्म में जब ये आपको कभी भी दिया जाएगा तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके रूल्स क्या हैं इसको फाइंड आउट करने के। देन इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी आपकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, और इसके जो मतलब कुछ पॉइंट्स इसके आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह वो क्या हैं, वो चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, इसके अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए आज के लेक्चर के अंदर कि मिलर इंडिसेस टॉपिक। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, मिलर इंडिसेस। ठीक है, वैसे तो आपने इसको किया हुआ है, मिलर इंडिसेस आप पढ़ चुके हो क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से मैं इसको बताना चाहूँगी कि हमारे पास प्लेन के अंदर, सपोज प्लेन है या कोई भी चीज़ है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपके हमने कोई भी एक चीज़ लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसमें तो एक्स वाई एंड जेड आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इंटरसेप्ट्स आपको दिए होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको दिए होंगे। जब इन पॉइंट्स का रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि इन पॉइंट्स के अलावा हम कोई और पॉइंट से भी उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स का रेसिप्रोकल करके जो हमारे पास आता है, ठीक है, उसका मतलब शॉर्टेस्ट एलसीएम वगैरह लेके जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिलर इंडिसेस पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मिलर इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले लिखेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होता है। ठीक है, और किसी भी प्लेन के फॉर्म में आप जब इसको रिप्रेजेंट करते हो तो किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि व्हाट इज मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस, तो मैंने अभी आपको बताया जो इंटरसेप्ट्स आपके पास थे उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मिलर इंडिसेस मिल जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ द रेसिप्रोकल्स ऑफ intercepts made by the plane on the three axis। ठीक है, और एक्चुअल में किस तरीके से हम इसके अंदर बताते हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि मिलर इंडिसेस किसी भी प्लेन का कैसे बताते हैं। ठीक है, मिलर इंडिसेस पॉइंट्स जस्ट ये हो गया, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की फॉर्म में हमें बताना है, वो प्लेन की फॉर्म में बताना है तो कैसे बता सकते हैं वो भी इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपको पता है कि हम कोई भी, जैसे कोई भी क्रिस्टल प्लेन है, ठीक है, क्रिस्टल प्लेन के अंदर ये पॉइंट्स है, तो आप यहाँ पे इन पॉइंट्स के क्या कर सकते हो, पोजीशन और इनकी जो ओरिएंटेशन है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और ये जो हमारा प्लेन है इसके अंदर हमारी जो 3 डायमेंशंस हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंटरसेप्ट्स मिल जाते हैं। जब आप इन इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास क्या होता है, वहाँ पे HKL जो आपके मिलर इंडिसेस का सिंबल है, आप उसके फॉर्म में इसको बता सकते हो। ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर जहाँ पे HKL जो हमारे आएंगे वो हमारे मिलर इंडिसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब एक बारी उस चीज़ को लिख लो, फिर हम उसको एक्चुअल में उसके रूल्स क्या हैं फाइंड आउट करने के वो देखेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसके बाद आप सीधा ही वो ही लिख दो। ठीक है, कि
पहला तो ये हो गया, इसको यूज़ किस लिए कर रहे हैं ये यहाँ पे लिख दो, फिर उसके बाद इसके क्या करेंगे, रूल्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन as well as the orientation of crystal planes, we need to identify three non-linear पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम कोई भी इसके अंदर 3 पॉइंट्स जो कि हमारे 3 क्रिस्टल एक्सिस पे लाइन करते हैं, तो उन 3 उसका हम क्या कर लेते हैं, उसके पॉइंट्स जो है उसका इंटरसेप्ट जो है वो ले लेते हैं और उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, और सेम रेशियो के अंदर हम उसको फाइंड आउट कर देते हैं, तो हमें ये क्या मिलते हैं, मिलर इंडिसेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो नॉन लीनियर पॉइंट्स इफ़ each of these 3 points lie on the 3 crystal axis, the plane can be specified in terms of 3 intercepts which this plane makes on the 3 axes. The reciprocal of these of these intercepts are converted into 3 integers having the same ratio. Thus HKL is the notation for such planes and HKL are मिलर इंडिसेस। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसके रूल लिख लेते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर फाइंडिंग मिलर इंडिसेस। ठीक है, अगर रूल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल दे रखा है। ठीक है, हमें क्रिस्टल के अंदर एक पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे, वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। जो जो इंटरसेप्ट्स आएंगे, ठीक है, ए बी सी की मल्टीपल्स के अंदर जो भी आएंगे, उन इंटरसेप्ट्स को हम एक सेट बनाएंगे उसका, फिर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के बाद उसका हम एक एलसीएम टाइप का लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जो है वो आ जाए, तब हम उसको इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ये मेरे रूल्स हैं। ठीक है, यही मैं लिखने वाली हूँ, आपको यही समझने हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि जो भी पूरा क्रिस्टल था, उस पूरे क्रिस्टल के अंदर मैंने एक एटम को चूज़ कर लिया, जिसको मैंने ओरिजिन कंसिडर कर लिया। ठीक है, फिर मैंने तीनों डायरेक्शंस देख ली कि ये मेरी एक्स आ रही है, ये मेरी वाई आ रही है और ये मेरी जेड डायरेक्शंस आ रही हैं। ठीक है,
जो एक्स एक्सिस के क्रॉस है उसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर मैंने नोटेशन नाम दे दिया। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल कोई भी आप इसके अंदर ले सकते थे। ठीक है, कोई भी इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो हमने सपोज इसके जो एग्जाम्पल लिया है वो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। सपोज मैं जो मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने जा रही हूँ वो 3 2 2 का फाइंड आउट करने जा रही हूँ, 3 2 2 का फाइंड आउट करने जा रही हूँ। दैट मीन्स मेरे को ये ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका इंटरसेप्ट मुझे निकालना है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो रूल 1, फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी क्रिस्टल था पूरा का पूरा, उसमें एक एटम को सेलेक्ट किया और उसको क्या मान लिया मैंने, ओरिजिन मान लिया और उससे मैंने तीनों डायरेक्शन तीनों एक्सिस के ऊपर देख ली। ठीक है, तो जो आपकी एक्सिस है वो आपकी कैसी भी हो सकती थी, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, बस जस्ट हमें ध्यान ये देना है कि डायरेक्शन एक्स वाई जेड के अंदर ए बी सी के उसमें किस पॉइंट के ऊपर हम आ रहे हैं। ठीक है, लिखिए टेक एनी एटम as the origin in the crystal and erect coordinate axis from this atom in the direction of crystal axis A vector, B vector and C वेक्टर। ठीक है, जैसे ही हमने ये ले लिया हमें उसके इंटरसेप्ट्स को जो है उनका सेट बना लेना है। ठीक है, तीनों जो आपके ए बी सी के फॉर्म में थे तीनों के हमें इंटरसेप्ट्स बना लेने हैं। जैसे अब यहाँ पे आपके ये इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ए है, बी है और सी है। तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जाएगा, 3A, इसको 2B और इसको क्या लिखा जाएगा, 2C लिखा जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में 3A 2B 2C। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें एक सेट बनाना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेलेक्ट वन प्लेन ऑफ set of intercepts and find its intercepts on the 3 coordinates axis in term of lattice constants। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है तो x को हमने लिख दिया n1a की फॉर्म में, y को मैंने लिख दिया n2b की फॉर्म में और z को लिख दिया n3c की फॉर्म में। तो मेन मेरे पास जो पॉइंट है वो n1 है, n2 है एंड n3 है। इनको उठाओ और इनका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल ले लो और उसको स्मॉलेस्ट नंबर्स के अंदर वो कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, एलसीएम की यूज़ करके। तो थर्ड, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर n1 n2 and n3 and reduced them into the smallest 3 integer by multiplying with their lowest common denominator। ठीक है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट जो होगा उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं। देन द रिजल्ट सो
obtained is enclosed in the parenthesis, that is like HKL. ठीक है, यही हमारे क्या है, मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन है. दीज आर द मिलर इंडिसेस. ठीक है, अब इसको निकालना है तो अभी तो ये रूल्स लिखे हैं, अब उसको बताओ. फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 2b, z इज इक्वल टू 2c. दैट मीन्स n1 इज इक्वल टू 3, n2 इज इक्वल टू 2, n3 इज इक्वल टू 2. नाउ टेक reciprocal of this. Reciprocal form is 1/3, 1/2, 1/2. ठीक है, इसका हमें लिस्ट लेना है, लिस्ट लोवेस्ट कॉमन जो आएगा वो. ठीक है, तो कॉमन मेरा 6 आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6. तो इसको छोड़ देना, ऊपर वाला जो आया है उसको इस फॉर्म में लिख देना. तो 2 3 3 जो है वो मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन है, वेयर 2 3 3 इज मिलर इंडिसेस. ठीक है, ये क्या है, मेरा मिलर इंडिसेस है, और ये पूरा जो उसकी फॉर्म है उसको मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन बोलते हैं. समझ में आ गया. ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी लिखनी है कि जो मिलर इंडिसेस आपने इसको इस फॉर्म में बताया है उसको हम फैमिली फॉर्म के अंदर भी बता सकते हैं. ठीक है, फैमिली फॉर्म के फॉर्म में भी बता सकते हैं. तो आप लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखोगे, ए सेट ऑफ planes parallel to another parallel to one another will still have same set of Miller indices but a slightly different notation, that is HKL. उसको हम इस नोटेशन के अंदर रखते हैं. ठीक है, इन सबको हम कैसे उसमें रखेंगे, इस वाली नोटेशन के अंदर एनक्लोज्ड करके रख देंगे. अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म होता है. अब हम करेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो फीचर्स करते हैं. अब हम लिखेंगे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस. अब हमें क्या करना है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं मिलर इंडिसेस के. ठीक है, तो कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स है. सबसे पहले तो आपको यहीं पे पता चल गया कि कुछ कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल उसमें होते हैं, इक्विस्पेस्ड होते हैं, लेकिन उनका HKL प्लेन सेम आता है. ये तो पता ही चल गया, तो ये एक फीचर ही तो है. तो इसको लिख लेते हैं कि क्या, ऑल इक्वली spaced parallel planes have same index number HKL. ठीक है, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल ले रखा है. ठीक है, जैसे आपने जो निकाला वो 1 2 3 का जो है मिलर इंडिसेस निकाला था. ठीक है, आपने इसका मल्टीपल कर दिया तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया. तो इसका जो आया है ना वही इसका मिलर इंडिसेस भी आएगा. ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर लिस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो वो डिवाइड वगैरह करके उसको वही लेके आ जाता है. तो जो इसका आएगा ना, तो इसके इक्वल स्पेस्ड थे उसके अंदर. ठीक है, 2 का गैप उसमें आ रहा है, तो जो यहाँ रहेगा वही उसके मल्टीपल में उसमें आ रहा है. ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, सेम मिलर इंडिसेस दे के जाएंगे.
ठीक है, आप इनको फाइंड आउट करोगे तो सेम मिलर इंडिसेस मिलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये है कि जो मिलर इंडिसेस है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन को डिफाइन नहीं वो करते हैं, बल्कि उसके सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को भी, मतलब एक ही प्लेन को नहीं, जितने भी पैरेलल प्लेन, क्योंकि आप यहाँ पे पैरेलल की भी बात कर रहे हो तो इसका मतलब वो पैरेलल प्लेन्स को भी, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के बारे में भी बोलता है। तो लिखिए मिलर इंडिसेस डू नॉट डिफाइन ए, मतलब जितने भी उसके पैरेलल प्लेन्स हैं उनको डिफाइन कर रहा है, वो सारे चीज़ों को बता रहा है। पर्टिकुलर प्लेन बट डिफाइन, एक को नहीं, एक जैसे ये एक हो गया, इसको नहीं, पूरे उसको डिफाइन करता है, ठीक है। बट डिफाइन ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, ए प्लेन पैरेलल टू वन of the coordinate axis has an intercept of infinity and index of 0 for that एक्सेस। अब वो तो हमें पता ही है कि इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। तो अगर कोई भी हमारे पास कहाँ जा रहा था, ज़ीरो के इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है, जो प्लेन है वो ऐसे इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल करके जो मिलर इंडिसेस आएगा वो 0 पॉइंट आएगा। सपोज आपके पास 2, 3 इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, 1/2, 1/3 और 1/infinity आ रहा है, ठीक है। तो इसका आप निकालोगे रेसिप्रोकल करके, तो ये 6 मैंने ले लिया सपोज, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2, और ये कितना आ जाएगा फिर 0, ठीक है। ये कहना चाह रहा है वो कि इसका तो निकल जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट का कॉरस्पॉन्डिंग जो अपना मिलर इंडिसेस पॉइंट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट फोर्थ लिखिए, इट इज ओनली द रेशियो ऑफ indices which is of importance, that is 4 to 2 planes are same as 2, 1, 1 प्लेन्स, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा रेशियो जो बन रहा है इंडिसेस का वो इसमें आता है। जैसे इसके लिए जो आपका ड्रॉ होगा वैसे ही सिमिलर आप इसके लिए भी ड्रॉ करते हो, तो ये हमारा सेम उसमें आ जाता है, ठीक है। 4, 2, 2 का जो प्लेन आता है वही हमारे पास 2, 1, 1 का भी प्लेन आएगा। मैं वही तो बता रही थी आपका, जैसे आपका 2, 2, 2 का प्लेन है वही 1, 1, 1 का भी प्लेन होएगा, उसी टाइप का ही, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि कॉमन फैक्टर उसका सेम उसमें आ जाएगा, तो हम वही करके उसको कर सकते हैं, ठीक। 3 कॉमन आ जाएगा उनमें से, है ना, रेसिप्रोकल करके, तो 3 कॉमन आके वो तो कट गया, ऊपर 1, 1, 1, 1 रह गया, ठीक है। इसीलिए 5th पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ए प्लेन पासिंग टू origin is defined in term of a parallel plane having non-zero इंटरसेप्ट्स, ठीक है। अब इसके कुछ हमारे मतलब क्यूबिक फॉर्म के डिज़ायरेबल्स जो है फीचर वो भी आते हैं, तो उनको लिख लीजिए। फीचर्स इन केस ऑफ क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टल, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 उन्होंने फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि जो
एंगल थीटा है बिटवीन हमारे दो डायरेक्शंस के u1 v1 और w1 एंड u2 v2 और w2। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शंस हैं, तो उसका थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू u1 u2 v1 v2 w1 w2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर w1 का स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ u2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास इसका आता है वो ये है कि हम किसी भी एडजेसेंट प्लेन के उसमें हम उसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस d फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस d between adjacent plane of a set of parallel planes of indices h, k, l in a cubic crystal is given as कैसे, डी एच के एल आपका a अपॉन में अंडर द रूट ऑफ h का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर आ जाता है। वैसे जब आप उसके अंदर और फाइंड आउट करोगे, जब इसका ये भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी जिसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आता है कि d कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो d जो हमारे पास आता है वो होता है 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ h बाई a का होल स्क्वायर k बाई b का होल स्क्वायर और L बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एक्चुअली में जो फॉर्मूला आपका आएगा जब हम इसको करेंगे तो ये आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होता है, हमें अब इसमें क्यूबिक चाहिए। क्यूबिक यानी कि जो ए बी सी है, आपको पता सारी साइड्स इसके अंदर इक्वल होती है, तो मैंने उसको ए ही मान लिया। तो अगर सारी साइड्स इक्वल है और वो ए ही है तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ए को कॉमन कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर जब हम करके करेंगे तो रूट में से बाहर ऊपर ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रिजल्ट हमारे पास सिर्फ ये रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक दो और इसके अंदर आपकी बुक में रहेंगे, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मैं ओवर करती हूँ। ठीक है, एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसको कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। जस्ट जो आपकी कोसाइन लॉ है, जो डायरेक्शन कोसाइन लॉ है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन लॉ के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल इजीली तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, बस एक फॉर्मूला उसके अंदर याद रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से ही सारी चीज़ें आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। बस एक जो डायग्राम है उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जो वेक्टर मतलब सारी कैप्स वगैरह जो डायरेक्शंस दिखा रखी हैं वो, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुटअप करके और इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देना, 1 के इक्वल कर देना, वहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, चाहते हो तो मैं फिगर बता देती हूँ। ठीक है, फिगर बता देती हूँ ताकि आप इजीली इसको कर लो। ठीक है, बाकी नोटेशंस वगैरह कर ही लोगे, वैसे तो है ही आपके उसमें ना। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का टॉपिक आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आपके हैं सी बाई ए रेशियो। ठीक है, सी बाई ए रेशियो है, तो सी बाई ए रेशियो के बाद में आपको 2 थ्योरम्स और हैं इसके अंदर। ठीक है, जो पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, 2 थ्योरम्स आती हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो वो थ्योरम्स ही करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो दोनों थ्योरम्स करवाऊंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो उसको स्किप ना करिएगा आप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।